स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। आज हम लोग आगे का टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें 6.5 टॉपिक है, जिसमें एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं एंथैल्पी ओके फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, ये हमारा टॉपिक है। तो कौन कौन सी एंथैल्पी है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे एंथैल्पीज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में। सबसे पहली जो एंथैल्पी आती है, जो कि नाम दिया हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं। कौन सा सिंबल आएगा? डेल्टा सी एच माइनस। आपको पता है एंथैल्पी में हम जनरली एच माइनस लेते ही हैं, और सी मतलब आपका कंबशन हो गया। ओके, और आप जानते हो ना कि कंबशन रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, तो कंबशन रिएक्शंस जो होते हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज, ध्यान रखना, हीट रिलीज मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक इन नेचर हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, रॉकेटरी में। देखो, एक तो इम्पॉर्टेंट किन किन में है? इंडस्ट्री में आएगा। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंबशन रिएक्शंस होते ही है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, रॉकेटरी में फिर आपका बहुत सारे अदर वर्क्स ऑफ, मतलब अदर वर्क्स भी हैं, अदर वर्क्स ऑफ लाइफ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको डे टू डे मिल जाएंगे। ओके, अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डेफिनेशन दोगे? दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज पर मोल। डिफाइन करो एंथैल्पी चेंज पर मोल, एंथैल्पी चेंज पर मोल, और पर यूनिट अमाउंट, और पर यूनिट अमाउंट। मैं अभी आपको समझाती हूँ क्या है ये। और पर यूनिट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। व्हेन इट अंडरगो कंबशन, व्हेन इट अंडरगोज कंबशन। ओके, जब भी ये कंबशन प्रोसेस में जाता है तब क्या होता है? ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बीइंग इन देयर, all the reactant and product being in their standard states। यही डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान रखना। at the specified temperature, ओके। सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा सी एच इसका सिंबल हो जाएगा। ऑलवेज हीट रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इंडस्ट्री, रॉकेटरी, वर्क्स, अदर वर्क्स ऑफ लाइफ में आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में। सो ये सारी जगह आपको एंथैल्पी कंबशन के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और इसकी डेफिनेशन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि एंथैल्पी चेंज पर मोल, एंथैल्पी हर एक पर मोल के हिसाब से चेंज होगी, या पर यूनिट अमाउंट के हिसाब से, कितना अमाउंट है उसके हिसाब से। किसका अमाउंट? सब्सटेंस का। ठीक है, किसकी एंथैल्पी चेंज होगी? सब्सटेंस की चेंज होगी। तो एंथैल्पी चेंज पर मोल के हिसाब से, पर अमाउंट के हिसाब से चेंज होती है जब वो कंबशन में जाता है। ओके, और कंबशन में जाने के बाद जितने भी ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि अब रिएक्शन कंबशन में चली गई है तो आपको पता है 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, या 1 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, जो भी बोलो, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होंगे वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, यानी नॉर्मल स्टेट में अब नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड स्टेट में चला गया और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जाएगा। तो बेसिकली यही है आपका कंबशन की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखो कि आप जानते हो कि कुकिंग गैस इन सिलेंडर्स कंटेन मोस्टली ब्यूटेन। आप पता है गैस जो होते हैं जिस पर हम खाना बनाते हैं, ओके,
तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स जो कि हम भरवाते हैं, तो उसमें मोस्टली कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? कुकिंग गैस में ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखो कि क्या बोलोगे आप? कुकिंग गैस के अंदर कौन सा होता है? दैट इज़ ब्यूटेन। ठीक है, सिलेंडर्स में, इन सिलेंडर्स, ठीक है, इन सिलेंडर, तो उसमें आपको ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। दैट इज फॉर्मूला आपको पता है ना, C4H10 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कुकिंग गैस जो होते हैं सिलेंडर्स में, उनमें मोस्टली कौन सा सिलेंडर्स के अंदर ब्यूटेन गैस प्रेजेंट होता है? C4H10 फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये था आप लोग का पहला कुछ बेसिक चीज़ें। अभी मैं आपको आगे और भी चीज़ें बताती हूँ। ओके, सो अब आप देखोगे कि कंप्लीट कंबशन जब भी हम 1 मोल ऑफ ब्यूटेन का करें, तब है ना 2658 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज़ होती है। अगर आप कंप्लीटली कंबशन करते हो ब्यूटेन का, अब वो सिर्फ मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ, तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करते हो तो देखो कितनी ज़्यादा 2658 किलो जूल ऑफ हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है। ठीक है, रिलीज़, क्लियर? तो ये याद रखो। और उस टाइप में हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो वो ज़रा आप लोग देखना कि मैं कैसे लिख रही हूँ उसी हिसाब से। तो सबसे पहले ब्यूटेन का लिखेंगे, और देखो C4H10। ओके, ये ब्यूटेन हो गया हमारा, गैस फॉर्म में है। ओके, फिर इसमें हम लोग क्या डाल दें, सॉरी, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे। ऑक्सीजन O2, ये 13/2 है ना, बैलेंस होके आया है। जनरली कंबशन मतलब क्या? ऑक्सीजन। सो हीटअप कराते हैं। सो 13/2 बैलेंस होके आया है, वो आप एक बार चेक करना, नहीं आया तो पूछ लेना। और फिर ये जो ब्यूटेन है डायरेक्टली CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ योर 4 टाइम्स CO2 आएगा प्लस 5 टाइम्स वाटर। ओके, ये आपका गैस फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर? तो ये था आपका रिएक्शन जिसमें आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये जो है उसकी वैल्यू गिवन है, यानी कि माइनस में होती है 2658 किलो जूल पर मोल। ओके, तो आप समझ सकते हो कि ये माइनस में है, मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, यानी कि ब्यूटेन का हम O2 के साथ रिएक्ट करा के CO2 हमें मिलेगा प्लस वाटर। दैट मीन्स कि इतनी -2658 जितनी हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो माइनस में आ रही है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट रिलीज हुई है। सिमिलरली अगर आप कंबशन करो ग्लूकोज का, ये पूरा कंबशन रिएक्शन है, आपको 1 मार्क में कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। राइट द कंबशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? कंबशन रिएक्शन बोलेंगे, ब्यूटेन का लिखो। और अब बोलेंगे कि राइट दी कंबश, तब आपको ब्यूटेन का पूछे ना तो ये लिखने का। और जब भी आपको कंबशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछे तो आपको कुछ ये वाला रिएक्शन लिखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ ग्लूकोज का कैसे लिखना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हो, C6H12O6 होता है गैस फॉर्म में। उसको भी आपको O2 के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, तब भी ये क्या फॉर्मेशन करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्लस 6 टाइम वाटर, यही फॉर्मेशन होगा लिक्विड में। ओके, तब जाके आपकी जो डेल्टा CH की जो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, वो भी नेगेटिव में ही होगी। दैट इज़ -2802 किलो जूल पर मोल। ओके, सो दैट मीन्स ये भी कैसा रिएक्शन है बेटा? ये भी आपका कंबशन रिएक्शन है ग्लूकोज का, वो नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ओके, तो ये 1 मार्क में कंफर्म क्वेश्चन आता है कि कंबशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तब आपको ये वाली इक्वेशन पूरे अच्छे से लर्न कर लेनी है, लिखना है। ये आपका ग्लूकोज है। ओके, और जब भी ब्यूटेन पूछे तो आपको ये वाला रिएक्शन अप्लाई करना है। ओके, अब देखो हमारी बॉडी जो है वो भी एनर्जी जनरेट करती है। कब? जब देखो आप फूड लेते हो। ठीक है, आप फूड नहीं लोगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खाओगे तो हम काम नहीं करेंगे। ओके, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ऑल्सो जनरेट एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द सेम ओवरऑल प्रोसेस एज कंबशन। कंबशन में भी सेम ही प्रोसेस होता है। अब ये जो जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन हुए हैं हमारे पास, वो एक सीरीज़ में होते हैं, और वो जो सीरीज़ होती है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन? एंजाइम्स। दैट मीन्स कि देखो आप समझ सकते हो, कोई भी आप बायोकेमिकल रिएक्शन कराते हो, जैसे ये भी हमारा एक टाइप का क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन।
तब उसमें आपको पता है कि एंजाइम्स जो है एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे रिएक्शंस के अंदर तो क्या होगा कि हर एक पोर्शन, हर एक पार्ट का क्या होता है, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो उसको आगे कौन बढ़ाएगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ही एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैटलिस्ट आप ले लो, वो भी वही चीज़ है, और वही बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो ये था हमारा कुछ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6.9 देखते हैं कि क्या है, वो आप समझना ध्यान से। सो हम लोग अभी प्रॉब्लम 6.9 देखते हैं, क्या वो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो देखो, सबसे पहले इसमें द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, मतलब कि हमें कंबशन रिएक्शन 1 मोल ऑफ बेंजीन का बोला है, हो रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर है। ओके, कंबशन के बाद आप देखोगे तो CO2 एंड वाटर वो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और CO2 वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स एज अ प्रोडक्ट, एंड 3267.0 किलो जूल ऑफ हीट लिबरेट हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। आपको निकालना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन की बात करी गई है, डेल्टा FH माइनस आपको निकालना है बेंजीन के लिए। ओके, और आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की CO2 और वाटर की वैल्यू आपको गिवन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 और वाटर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन। अब आपको क्लियर हो गया है कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पक्का आता है। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो लर्न रखने हैं। क्लियर? तो अच्छे से समझना इस चीज़ को क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम बेंजीन का फॉर्मेशन करवाएंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन, क्या लिखूँ मैं, द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये लिखूंगी। ओके, पहले तो हमें बेंजीन का रिएक्शन पता होना चाहिए और उसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्लियर? तो बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करवाओगे आप, पहले तो आपको उसके लिए आपको कार्बन लेना पड़ेगा, दैट इज़ ग्रेफाइट, ये इट इज़ 6E ग्रेफाइट। अब ये जो है ना, ये बैलेंस किया हुआ है, 6 कहाँ से आया, अब वो आप पूछोगे तो दैट मीन्स कि ये आपका बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जब भी आप ग्रेफाइट को आप हाइड्रोजन यानी 3 टाइम्स H2 के साथ रिएक्ट कराते हो, जो कि गैशियस फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको बेंजीन मिलता है C6H6। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, जिसमें कि देखो, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं बेंजीन का, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, भूलना मत। क्या? 6 कार्बन होते हैं ऐसे रिंग में, है ना, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ओके, जो कि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ओके, चलो, तो ये ध्यान रखो कि बेंजीन क्या है। अब उसके बाद ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है, अब हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। अब हमें 1 मोल की बात करी गई है, ठीक है, ज़्यादा हमें करना नहीं है, 1 मोल की बात बोली गई है, दैट मीन्स C6H6 लिक्विड फॉर्म में प्लस 15/2 O2, ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो 6 टाइम्स हमें CO2 मिल जाएगा। अब एंथैल्पी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब हमारे पास पता है कि बेंजीन जो है उसको हम डायरेक्टली रिएक्ट करा जाएंगे। एंथैल्पी कंबशन बोला है ना 1 मोल ऑफ बेंजीन का, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें बेंजीन ही लेना पड़ेगा। ओके, बिकॉज अब एंथैल्पी का फॉर्मेशन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो रहा है, 1 मोल बेंजीन लेके हम उसको O2 के साथ रिएक्ट करा देंगे। 15/2 6, और ये जो भी नंबर कोएफिशिएंट आगे आ रहा है वो बैलेंस्ड होके आ रहा है। किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कन्फर्मली क्लियरली पूछ लेना। ओके, सो आई डोंट थिंक कि आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी बैलेंस करने में। ओके, तो देखो 15/2 और देन 6 CO2 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स वाटर, प्लस 3 टाइम्स वाटर प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसमें आपको वैल्यूज़ भी लर्न रखनी पड़ेगी कि कंबशन की वैल्यू -3267 किलो जूल पर मोल, ये वाली वैल्यू आएगी। ओके, सो इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। ओके, ठीक है, तो ये आपका माइनस में है, मतलब ये ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो अब जो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ CO2 का करेंगे, देखो पहले हमने बेंजीन का किया, फिर बेंजीन से हमने पहले बेंजीन आया था तो बेंजीन का कर दिया एंथैल्पी फॉर्मेशन। अब क्या आया हमारे पास, CO2 आया, तो अब हम क्या करेंगे, CO2 का एंथैल्पी का फॉर्मेशन करवाएंगे। ओके,
तो आपको यहाँ पे लिखना है द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। क्या लिखोगे? एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, बिकॉज आंसर में CO2 आया है ना, इस वजह से। क्लियर? तो देखो CO2 का मतलब अब हमारे पास CO2 कैसे लेकर आओगे, तो एक ही रिएक्शन होती है C + O2 दैट गिव CO2। ठीक है, तो C मतलब आपका कौन सा है? ग्रेफाइट, यानी उसी को हम कार्बन को ही क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो ये आपका C + O2 यानी क्या हो जाएगा? CO2। ओके, ये CO2 प्रेजेंट हो गया। अब उसके साथ इसकी डेल्टा CH सॉरी फॉर्मेशन है, सो डेल्टा F माइनस उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो डेल्टा FH माइनस दैट इज़ ये आपको गिवन है 393.5 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गई है। सो सबसे पहले हमने कार्बन CO2 के लिए दिखा द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 C + O2 दैट गिव्स CO2। उसकी आपको फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल। अब उसके बाद एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 आ चुका है, अब हमें वाटर चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, वाटर के लिए ले लेंगे, दैट मीन्स लिक्विड है ना। तो वाटर के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? H2 + ½ O2 गैशियस फॉर्म में, यानी ये वाटर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाटर मिल गया। अब उसके लिए आपको डेल्टा CH माइनस की वैल्यू याद रखनी है, -285.83 किलो जूल पर मोल। ओके, किलो जूल पर मोल, ये आपको लर्न रखना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। आया समझ में? इसको आप इक्वेशन 3 दे दो। तो ये दो इक्वेशंस जो हमारे प्रीवियस में आए थे, प्रीवियस में दो इक्वेशंस, और अभी हमने जो ये वाली इक्वेशंस देखी उसमें हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, हमने जो स्टार्टिंग में एक इक्वेशन पढ़ी थी दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर, इसमें मैंने उल्टा इक्वेशन डाल दिया, आप लोग एक बार रेफ़र कर लेना कि आप लोग को क्या करना है कि ये वाला जो इक्वेशन था हमारा C + O2 दैट गिव CO2, ये इक्वेशन था ना, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? इसको आप 6 से इस इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और अभी जो हमारा ये इक्वेशन आया दैट इज़ H2 + ½ O2 दैट गिव्स वाटर, ये जो इक्वेशन है उसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ पे पहुँचेंगे, क्या आएगा हमारा इक्वेशन। सो बिकॉज हमें तो इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चाहिए ना, इस वजह से। तो आप देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रहा है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6C + 6O2 दैट गिव 6CO2, ये हो गया। चलो इसको नाम दे देते हैं, दैट इज़ 4 इक्वेशन। ओके, है ना। तब आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू तो लिखनी ही पड़ेगी, -2361 किलो जूल पर मोल। क्लियर? ये वैल्यू आएगी उस टाइम पे। अब इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3H2 ओके + 3/2 O2 आ रहा है ना समझ में। 3H2 + 3/2 O2 दैट गिव्स 3H2O, दैट गिव्स 3H2O। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका है। अब इसकी भी तो हमारे पास एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू चाहिए ना, है ना। तब इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ -857 आएगी, 0.49 किलो जूल पर मोल। ओके, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन आई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, इसको नाम दे देते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो देखो कार्बन 6C, यानी आप समझ सकते हो इसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ, है ना। तो कार्बन 6C ओके, यानी ग्रेफाइट का + 3H2 समेशन करा रहे हो आप। तो देखो 6C ये रहा है और 3H2 ये रहा, यानी इनको ऐडअप किया तो ये ऐड कर दिया यहाँ पे 6C + 3H2 ओके, है ना, + 15/2 O2 + 15/2 O2। क्यों 15/2 O2? देखो ये 3/2 O2 + 6 है। ओके, है ना। तो क्या हो जाएगा, आप इधर इसको आप एलसीएम लेके कर दोगे तो 15/2 O2 कन्फर्म आपको मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6CO2, ये हो गया 6CO2 + 3 टाइम वाटर, +3 टाइम्स वाटर।
ओके, सम अप करा दिया तब जाके जो इसकी एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी डेल्टा एफ एच माइनस की जो वैल्यू आएगी -3218.49 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, है ना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है रिवाइज कराने के बाद, मतलब चेंज कराने के बाद। क्लियर। अब इसके बाद 2 स्टेप है, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन देखा था C6H6 प्लस 15/2O2 दैट गिव CO2 प्लस वाटर, ये हमने देखा था। इसको अब आपको है ना रिवर्स कर देना है ताकि हमें हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन मिल जाएगा। यस, तो देखो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को रिवर्स कराने के लिए कुछ नहीं करना, हमारे पास ये रहा, रिवर्स करा दो 6CO2 ओके प्लस 3 टाइम वाटर, पीछे से रिवर्स करा दिया है तो C6H6 प्लस 15/2O2, ये हमने इसका रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करेंगे तो एंथैल्पी के फॉर्मेशन में भी चेंजेस देखने को मिलेगा 0.0 किलो जूल पर मोल। ओके, है ना, यही था। अब देखो 3267 क्या एंथैल्पी के फॉर्मेशन में चेंजेस देखने को मिला, वही चीज़ हमें देखनी है। यस, मैंने बोला था यस, लेकिन एंथैल्पी के फॉर्मेशन में कहाँ से चेंज देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। आपने वही रिएक्शन लिखा है और उसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है। यही देखना चाह रही थी कि उसमें एंथैल्पी के फॉर्मेशन में कोई चेंज आता है नहीं। ओके, सो ये आपको लर्न रखना है और वो भी नेगेटिव में ही रहेगा। और आपको देखो फिर उसके बाद 2 इक्वेशन है उसको एडअप करना है, सम करके फिर आपका बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसमें आपको 2 इक्वेशन लेनी है। कौन कौन सी इक्वेशन लेनी है और उसको एडअप करना है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारा दैट इज़ 6C प्लस 3H2 प्लस 15/2O2 ओके, ये ले लिया तो 6CO2 प्लस 3 टाइम्स वाटर, ये मिल जाएगा। ओके, ये हमारा 5th इक्वेशन है, ये ले लिया है। और 6th इक्वेशन लेना है, यानी कि अभी जो हमने ये वाली इक्वेशन ली है वो। ओके, अब हमें ये इक्वेशन को यानी कि दिस वन, ये इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन से क्या कराना है, इनको एडअप कराना है, मतलब सम कराना है। ओके, तो सम कराने के लिए हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो सुनना आप लोग कि क्या आने वाला है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ से 6CO2 चला गया है, ठीक है, वो उसका कोई काम नहीं। अब यहाँ पे वाटर, ये देखो 3 टाइम्स वाटर चला गया है, उसका भी कोई काम नहीं है। 15O2 ये भी चला गया है, उसका भी कोई काम नहीं है। अब कुछ बच रहा है, यस 3 चीज़ें बच रही है। ये वाला टर्म 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन और बेंजीन, ये 3 टर्म हमारे पास बच रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 6 कार्बन यानी कि हमारा ग्रेफाइट, ओके, फिर प्लस करके आप लिखोगे 3H2 ओके, दैट गिव्स C6H6 बेंजीन। ओके, है ना, तो ये हमारा गैशियस फॉर्म में है, ये हमारा लिक्विड में है। ओके, तो ये था आपका बेंजीन का फॉर्मेशन आ चुका है अच्छे से। अब यहाँ पे HF माइनस यानी कि F माइनस जो वैल्यू आएगी -48.51 किलो जूल पर मोल, जो कि आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये था आपका पूरा आंसर जिसमें आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन के लिए निकालना था बेसिकली। तो ये आपका प्रॉब्लम 6.9 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो इस वीडियो रिलेटेड तो आप मुझसे क्लियरली पूछ लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।